नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर से आज आपको कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके दूसरे भाग को समझाने जा रही हूँ। आज हम इसमें पढ़ेंगे गृह स्थापत्य। सबसे पहले आवासीय भवनों में गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसा कि आपको बताया था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वहाँ के दो प्रमुख नगर थे। उसमें हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था और दुर्ग के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था, और आज हम निचले शहर के बारे में पढ़ेंगे। बस्तियों के दो भाग थे, एक निचला शहर और एक दुर्ग। दुर्ग के बारे में हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम निचले शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो में जो निचला शहर मिला है, उसमें जो भवन थे वो आंगन पर केंद्रित थे। बीच में सेंटर में आंगन था और चारों तरफ फिर कमरे बने हुए थे। एक तरफ मेन गेट था, तो जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र थे। जो आंगन था सेंटर में, वहां पर खाना बनता होगा और शायद कताई का काम भी होता होगा। यहाँ का एक रोचक पहलू यह है कि यहाँ के लोगों को एकांतता पसंद थी। वे प्राइवेसी पर ज्यादा जोर देते थे। उसके दो कारण हैं। एक तो भूतल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। जो ग्राउंड फ्लोर था, उसकी जो कमरे थे उसमें कहीं भी खिड़की नजर नहीं आई है। साथ ही मुख्य द्वार से आंगन का अवलोकन नहीं हो सकता था। जो मेन गेट था उससे आंगन नहीं दिखता था। मेन गेट और उसके बाद में दीवार और दूसरी तरफ फिर गेट, उससे वो आंगन की तरफ जाते थे। तो इसलिए वे लोग एकांत पसंद लोग थे। प्रत्येक घर में ईंटों से बना एक स्नानागार था। तो एक स्नानागार था हर घर में, और वह ईंटों से बना था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी थी। तो जो नालियां, क्योंकि पानी जाता था, तो पानी जाने के लिए, जैसा कि पहले ही बताया, नाली व्यवस्था उनकी बहुत सुदृढ़ थी। तो वो जो नालियां थी, वो सड़क की जो नालियां थी उसमें बाहर जाके मिल जाती थी। कुछ घरों की छत पर जाने के लिए, प्रथम तल पर जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। कुछ ही घरों में मिली है। फर्स्ट फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए सीढ़ियां भी मिली हैं। कई घरों में कुएं मिले हैं। कुएं अधिकतर घरों में, मोहनजोदड़ो के जो घर मिले हैं उनमें अधिकतर में कुएं मिले हैं, और जो ऐसे कक्ष पर बने थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिसका प्रयोग राहगीरों द्वारा किया जाता होगा। ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि वो जो मेन गेट था, मेन गेट से एक तरफ अंदर जाते थे और उसके साइड में इधर एक कमरा सा बना था, उसमें कुआं था, और उसका जो गेट था कुएं वाला कमरे का, उसका वो बाहर से ही था। तो ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि जो राहगीर थे, जब उनको प्यास लगती होगी तो कुएं से पानी ले लेते होंगे, और जो घर वाले लोग थे उन्हें भी जब जरूरत होती थी तो वे घर से बाहर आके ही पानी लिया करते होंगे। तो ऐसा वे मानते हैं। मोहनजोदड़ो में 700 के लगभग जो है कुओं की संख्या थी। तो प्रत्येक घर में कुएं थे, तो उनकी जो संख्या थी वो 700 थी। आगे बच्चों, अगला है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सामाजिक विभिन्नताएं, अमीर और गरीब, उनके बारे में पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नता थी, इसके लिए कई गतिविधियों का प्रयोग करते थे। आज हम इस पाठ में दो विधियों का प्रयोग करेंगे। पहली है शवाधान। शवाधान से वे पता लगाते हैं कि वो लोग अमीर थे या फिर वे गरीब थे। इनमें से एक थी शवाधान। इसका अध्ययन उन्होंने किया है। मिस्र के पिरामिडों में से कई राजकीय शवाधान थे जहां बड़ी मात्रा में धन संपत्ति मिली थी, और ऐसा अनुमान लगाया गया है।
अब इनमें हड़प्पा स्थलों में मृतकों को आमतौर पर दफनाया जाता था। वे अधिकतर अपने जो शव होते थे उनको दफनाया करती थी। इनकी जो बनावट है थी उनमें भिन्नता थी, जैसे कि कुछ स्थानों पर जो गर्त की सतह, जो खड्डा खोदते थे उसकी जो सतह होती थी वो दीवारें और उसका जो बॉटम होता था वो ईंटों की चिनाई के से बनाया जाता था। कुछ में मृदभांड और आभूषण मिले हैं, है ना, और मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं और आभूषण भी मिले हैं, जो इस मान्यता की ओर संकेत करता है कि मरणोपरांत वे उसका प्रयोग करते थे। वे मानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग मानते थे कि मरने के बाद जो व्यक्ति मरा है वह मृत भांडों का, मिट्टी के बर्तनों का और आभूषणों का प्रयोग करता है, ऐसा वे मानते थे। अब स्त्री और जो पुरुष थे, पुरुष और महिला दोनों ही शवाधानों में आभूषण मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि जो स्त्रियां थीं वे भी आभूषण पहनती होंगी और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। तो ये पता चलता है। 1980 के दशक में एक पुरुष की खोपड़ी मिली है ना, और उसमें शंख के 3 छल्ले, जैस्पर के मनके और सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म छोटे छोटे मनकों का एक आभूषण मिला है। तो इससे पता चलता है कि स्पष्ट होता है कि पुरुष भी वहां के आभूषणों का प्रयोग करते होंगे, वे आम जीवन में आभूषण पहना करते होंगे। कहीं कहीं पर मृतकों के जो दर्पण हैं, तांबे के दर्पणों के साथ उनको दफनाया गया है। तो इस प्रकार बच्चों ये दर्पण उनके इस प्रकार थे, ये हैंडल था, इससे वो पकड़ते थे और ऐसे मिरर के रूप में देखते थे। तो जो सिंधु सभ्यता थी वहां पर तांबे के दर्पणों के साथ उनको दफनाया, शायद वे तैयार होते होंगे तो मिरर की जरूरत होती होगी, ऐसा उनका मान्यता थी। तो इस प्रकार वे शवों के साथ दर्पण दफनाया करते थे। कुछ स्थानों पर ये दर्पण मिले हैं तांबे के। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, लेकिन बहुमूल्य वस्तुएं कम ही स्थानों पर मिली हैं। तो उससे पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे शायद जो अमीर लोग थे वे ही बहुमूल्य वस्तुओं को अपने जो उनके थे पितृ उनको उनके साथ दफनाते होंगे, है ना, तो और अन्यों के साथ नहीं दफनाते थे। आम जीवन में आम जो अधिकतर जो शवाधान है उनके साथ बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। कुछ ही शवाधान है उनके पास बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि वहाँ अमीर लोग भी रहते होंगे और गरीब लोग भी रहते होंगे। आगे है विलासिता की वस्तुएं। तो हमने एक विधि पढ़ी शवाधान और दूसरी पढ़ रहे हैं हम विलासिता की वस्तुएं। तो जो विलासिता की वस्तुएं थी उनमें रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जिन्हें पत्थर तथा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनाया गया था, इनमें चक्कियां, मृद भांड, सुइयां, झावा आदि थी। और ये वस्तुएं सामान्य रूप से सभी जगह पर मिली हैं, चाहे छोटी कालीबंगन जैसी बस्ती में मिली है, चाहे वो जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी बड़ी बस्तियों में मिली है। तो ये सभी चीजें दोनों ही स्थानों पर मिली हैं। कुछ कीमती वस्तुएं कुछ विशेष स्थानों पर मिली हैं, जो बड़े नगर थे, बड़ी बस्तियां थी, विशेष तौर पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो प्रमुख नगर थे वहां पर मिली हैं। तो वो कीमती पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते थे जो कि दुर्लभ हो, है ना, कठिनाई से मिले और महंगी हो, स्थानीय स्तर पर जो पदार्थ उपलब्ध ना हो ऐसे पदार्थ की बनी हो, कहीं बाहर से कच्चा माल लाकर उसे बनाया जाता हो और जटिल तकनीक से बनी हो। कठिन जो तकनीक थी उसको जो बनाने की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत कठिन होगी, ऐसा मानते हैं। तो जो जिसमें ये सारी 4 चीजें थी तो वो कीमती चीजें मानते थे। ये कारण था कीमती चीज किसी भी वस्तु को मानने का।
एक है फ्योन्स के जो पात्र मिले हैं, फ्योन्स नामक एक पदार्थ था, उसे वे लोग कीमती मानते हैं। अब उसके भी कारण है, क्या है कि फ्योन्स जो है एक बालू, जो मिट्टी होती है बालू, और उसमें रंग मिलाते थे और साथ में चिपचिपा पदार्थ मिलाते थे और उसे इन तीनों चीज़ों को फिर मिलाकर फिर पकाकर बनाते थे। तो इस प्रकार ये फ्योन्स का कोई भी बर्तन बनते थे। फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती थे क्योंकि इनको बनाना बहुत कठिन था। पुरातत्वविदों के सामने बहुत समस्या, कठिन समस्या जब आ जाती है, मतलब वो इस निर्णय पर पहुंच नहीं पाते कि यह वस्तु कीमती है या नहीं है। तो पुरातत्वविदों के सामने कठिनाई तब आती है जब रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं कीमती पदार्थ की बनी मिलती हैं, जैसे तकलियां जो फ्योन्स जैसे कीमती पदार्थ की बनी मिली हैं। तो तकलियां मिली हैं, जैसा कि आपको बताया कि प्रत्येक घर में आंगन होता था और आंगन में वे कताई का कार्य करते थे, अभी बताया था। तो वो जो आंगन में वे कताई का कार्य करते थे, तो तकली हर घर में, मतलब तकली का प्रयोग हर घर में होता था। तो सामान्य रूप से प्रत्येक घर में उपयोग होने वाली जो तकली जैसी वस्तु, ये जो तकली थी वह भी फ्योन्स नामक कीमती पदार्थ की मिली है और बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान पर मिली है। तो अब पुरातत्वविद समझ नहीं पाते हैं, उनके सामने निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है कि ये फ्योन्स वाली जो पदार्थ है, फ्योन्स, वो कीमती था या नहीं था। लेकिन अधिकतर पुरातत्वविद मानते हैं कि जो फ्योन्स पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं थी वो कीमती थी। महंगे पदार्थों से बनी वस्तुएं सामान्य रूप से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर मिली हैं। जो छोटी बस्तियों में ये महंगी वस्तुएं कम ही मिली हैं। तो जो महंगे पदार्थ थे, महंगी वस्तुएं थी, कीमती वस्तुएं थी, वो सभी वस्तुएं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिली हैं। और उदाहरण के लिए हम देखते हैं जो फ्योन्स जो है, भी हमने पढ़ा, फ्योन्स के जो लघु पात्र थे, सुगंधित द्रवों के पात्र, है ना, शायद इसमें सुगंधित द्रव रखा जाता होगा, स्प्रे, इत्र रखा जाता होगा और उनका ढक्कन बहुत मजबूत होता था। तो लघु पात्र जो कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं, जबकि कालीबंगन, आपको बताया था कालीबंगन राजस्थान में है, तो कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों में बिल्कुल भी नहीं मिला है फ्योन्स के पात्र। तो इसलिए ये जो है कीमती वस्तु थी। कौन सी? फ्योन्स से बनी हुई कोई भी वस्तु। सोना भी आज की तरह शायद उस समय भी कीमती था और यह हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। तो सोना जो है वो भी हड़प्पा नामक स्थान में प्राप्त हुआ है, जो कि वहाँ का प्रमुख नगर था, और अन्य किसी भी बस्ती में सोने की बनी चीजें नहीं प्राप्त हुई है। तो इसीलिए ये मानते हैं पुरातत्वविद, जिस प्रकार आज जो सोना है वो बहुमूल्य धातु है, उसी प्रकार उस समय भी रही होगी। तो हमने ये आज जो पढ़ा, इसमें से दो चीजें बच्चों, कि हम किस प्रकार यह मानते हैं कि वहाँ के हड़प्पा सभ्यता के लोग सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन किस प्रकार करते हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो हमने दो विधियां पढ़ी, एक तो शवाधान और एक विलासिता की वस्तुएं। इन दोनों से वे पता लगाते हैं पुरातत्वविद कि वे लोग अमीर थे और गरीब थे। तो इस प्रकार ये, और इसके अलावा हमने बच्चों उससे पहले हमने जो ग्रह स्थापत्य के बारे में पढ़ा, और इसमें हमने मोहनजोदड़ो के निचले शहर के बारे में पढ़ा। आपको पहले पता है बस्तियां दो भागों में बटी थीं, एक तो दुर्ग और एक निचला शहर। दुर्ग के बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा और निचले शहर के बारे में हमने आज पढ़ा। तो अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।